नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की बेचैनी अचानक क्यों बढ़ रही है? ठीक है, जो मोदी जी को बोलना था देश को उन्होंने बोल दिया, तो फिर बेचैनी बढ़ने की क्या जरूरत है कि अचानक बेचैनियां बढ़ने लग रही हैं? क्या कुछ ऐसा है जो अनहोनी हो चुका है और देश से छिपाया जा रहा है? धीरे धीरे बात निकले, क्या ऐसी कुछ बात है? आखिर बेचैनी जो अचानक बढ़ रही है इन मंत्रियों की, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, इन लोगों की बेचैनियां बढ़ने का कारण क्या है? या शिवराज सिंह चौहान हो, कृषि मंत्री। वैसे तो उन्हें हर कोई जानता नहीं कि कृषि मंत्री हैं, लेकिन देश को जानना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं वह कृषि मंत्री है, क्योंकि वह नाम के मंत्री हैं, काम के तो है नहीं। ना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही किसी काम की है, क्योंकि उनके पति को ही उनके ऊपर आंकड़ों पर भरोसा नहीं होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर लगातार सवालिया निशान सरकार पर खड़ा करते हैं और कहते हैं कि झूठे आंकड़े देते हैं, यह सब देश को बेवकूफ बना रहे हैं। इन वर्डों का इस्तेमाल करते हैं परकला प्रभाकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति। और अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनियों के पीछे कुछ तो राज है, और पीएमओ की बैठक में यह जो बेचैनी बढ़ रही है, और राहुल ने भी जम के फटकार लगा दिया है। यह नहीं कि बाहर से, सामने सामने मोदी के सामने बैठ करके उनको फटकार लगा दी है। यह हिम्मत वाकई राहुल गांधी ही दिखा सकते हैं, बाकी किसी में तो दम नहीं है, यह तो बात मानना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनियां बढ़ने के पीछे का राज क्या है, वह तो जानना बहुत जरूरी है, और वह जानना ही पड़ेगा देश को, क्योंकि प्रधानमंत्री कितना भी ड्रामा और नौटंकी कर ले, फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इसके दो तीन कारण हैं। पहला कि कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक फाउंडर जो है, उन्होंने कुछ जानकारियां दी। उन्होंने बयान दिया है कि हमें अब बहुत बुरे दौर के लिए तैयार रहना है। आप सोचिए, कोटक बैंक का फाउंडर अगर कहता है कि हमें अब बहुत बुरे दौर के लिए तैयार रहना चाहिए, हम 2 महीने में युद्ध का असर नहीं देखा है हमने, लेकिन अब शौक आने वाला है। अब शौक आने वाला, कोई अचानक घटना कोई आपके सामने आ जाए तो आप कैसे शौक हो जाते हैं कि इसकी तो हमने कल्पना नहीं की थी। वैसा स्थिति आने वाला है देश में। यह कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर कह रहे हैं, जिनके पास लाखों करोड़ लोग अपने जिनके बैंकों में अपने पैसे जमा करके रखते हैं, उनका कहना है आने वाला है, और बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ईंधन की कीमतों को लेकर के बहुत बड़े झटके के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बड़े झटके का मतलब क्या? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितना? और दूसरी चीज, गैस एलपीजी जो घरेलू है उसके ऊपर की सब्सिडी अब खत्म किए जाने वाले हैं। और दूसरा, कोटक महिंद्रा के बाद में जो चीजें आई वह और भी। उदय कोटक प्रसिद्ध उद्योगपति ने कहा अब हमें बहुत बुरे दौर के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने 2 महीने में युद्ध का असर नहीं देखा, लेकिन अब शौक आने वाला है, और बहुत बड़ा शौक आने वाला है, और बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ईंधन की कीमतों को लेकर बहुत बड़े झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। और यह हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनियों का कारण है। अब आरबीआई ने कहा है कि अब स्थितियां संभाली नहीं जा पा रही हैं, और शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है, और इससे रोकने के लिए उसके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। यानी कि रुपया अब 100 के पार जाने वाला है। कितना? 100 के पार। इन हालातों में परिस्थितियां ऐसी बिगड़ रही है कि आपके पास आ नहीं रहे, और जो है वह भी जा रहा है। अब ऐसे में सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर के बैठक हुई। प्रधानमंत्री के घर पर राहुल गांधी गए,
बैठक करने, डायरेक्टर नियुक्त करना था। उस डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर के संवैधानिक पद है, तो उसमें 3 लोगों की कमेटी होती है और तीनों 3 तरह के होते हैं, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और लीडर ऑफ अपोजिशन देश का। तो राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बुलाया गया, प्रधानमंत्री थे, लेकिन राहुल गांधी शॉक हो गए। राहुल गांधी जब गए तो सीजीआई जी आराम से बैठे हुए थे, और जब राहुल गांधी गए तो वहां से 69 फाइल को उनके सामने रख दिया गया और कहा गया कि इसी में से चुनना है। और अचानक यह फाइलें रखी गई और कुछ भी उनका रिकॉर्ड नहीं है कि वह क्या करते थे, नहीं करते थे। सबने अप्लाई की है सीबीआई डायरेक्टर के लिए, वह रखा गया, लेकिन सीजीआई और प्रधानमंत्री की मिली भगत थी उसमें। राहुल गांधी का कहना है कि मिले हुए हैं और वह पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि किसे बनाना है अपने व्यवस्थाओं के अनुसार, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को रबर स्टाम्प समझ रहे हैं। क्या रबर स्टाम्प? यह बातें चिंताजनक तो है। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फटकार लगाई कि आप विपक्ष को क्या रबर स्टाम्प समझे हैं, राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी पीएम मोदी के आवास पर सीबीआई निदेशक नियुक्ति की बैठक में गए थे। राहुल गांधी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए डिसेंट नोट राहुल गांधी ने जारी किया, और राहुल गांधी ने सीबीआई निदेशक चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। राहुल ने प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें उम्मीदवारों की अहम रिपोर्ट नहीं दी गई और उनके चयन समिति को सिर्फ औपचारिक बना करके रख गया। यह बताइए, अब राहुल गांधी तो इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। और दूसरा, न्यूज 18 कहता है कि न्यूज 18 के हवाले से सीबीआई चीफ की सिलेक्शन मीटिंग में हंगामा, राहुल गांधी ने क्यों कहा कि मैं रबर स्टाम्प नहीं हूं। राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नए सीबीआई डायरेक्टर के चयन के लिए हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग में अपनी सहमति दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इस अहम बैठक में राहुल गांधी ने आरोप लगाया सरकार के चयन प्रक्रिया को महज एक औपचारिक बना दिया है। उन्होंने 69 उम्मीदवारों के रिकॉर्ड, समय पर न मिलने और पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए। यानी कि 69 लोगों के रिपोर्ट को आप तुरंत मीटिंग में दे रहे हो, बोल रहे हो कि डिसाइड करो 1 घंटे की मीटिंग में। तो 1 घंटे की मीटिंग में तो कोई फाइल को खोल करके देख भी नहीं सकता। इसका मतलब आप पहले से तय कर रखे हो, और सीजीआई भी आपके साथ मिला है। जब सीजीआई भी मिला है तो किसके ऊपर कोई विश्वास करे। अब ऐसे में नीट को लेकर के, नीट एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के राहुल गांधी ने क्या कहा कि देश के युवाओं के सामने एक गंभीर बात रखना चाहता हूं। एक काम कीजिए, जनता को ही उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, खुद गूगल कीजिए, आप दर्शक भी गूगल कर लीजिए। नीट 2024 की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए का डीजी कौन था। आप गूगल में सर्च कीजिए कि नीट 2024 के वक्त एनटीए का डीजी कौन था और मोदी सरकार ने उसे कहां बिठाया। अब कहां बिठाया वह आप सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। बीजेपी इसी तरह आप जैसे लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है, उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उन्हें तरक्की देती है। साफ है मोदी जी और भाजपा आपके भविष्य की चोरी में खुद साझेदार हैं। जिस बाजार में आपकी मेहनत, आपके सपने नीलाम हो रहे हैं, उसका एक ही असूल है, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। यह राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है, और आप दर्शक भी इसे सर्च करके देख सकते हैं कि आप गूगल में टाइप कीजिए कि नीट 2024 एनटीए का डीजी कौन था, नाम आ जाएगा आपका, और उसे फिर सर्च कर लीजिएगा कि जो एनटीए का डीजी आएगा अब कहां है वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। अब ऐसे में राहुल गांधी ने पीएमओ के अंदर ही फटकार लगा दिया और मोदी जी बेचैन होने लगे। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एडीएमके ने आज आधिकारिक तौर पर, एडीएमके के 30 विधायकों ने आधिकारिक तौर पर टीबीके विजय कुमार की पार्टी को तमिलनाडु के अंदर शामिल हो गए और वह उन लोगों ने समर्थन दे दिया। 144 विधायकों के
बहुमत प्राप्त करके सरकार अब चला रहे हैं। 144 विधायकों का बहुमत प्राप्त हो गया टीवी के विजय कुमार को। अब तमिलनाडु में एनडीए खत्म हो गया है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए था वह एनडीए खत्म हो गया है। एडीएमके के अब बहुत कम लोग बचे हैं, वो अभी कितने उनके साथ रहेंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश की गुप्त बैठक, नीतीश कुमार की गुप्त बैठक और सम्राट चौधरी संकट में। लेकिन रातों रात अब नीतीश कुमार कुछ अलग हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि वह अपने पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई अब लड़ रहे हैं। अब पार्टी के अस्तित्व को बचाना है, क्योंकि जिस तरह से हाईटेक किया जा रहा है या सम्राट चौधरी की जो फैसले हैं, कुछ फैसले ऐसे हैं जो उनको रास नहीं आ रहे। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार के पार्टी में अब तोड़फोड़ और नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार बहुत खासे परेशान है कि उनके पार्टी का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा। उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य क्या यही इसी कार्यकाल में समाप्त हो जाएगा या वह आगे चल भी पाएगा, और वोटर्स किस तरह से उनसे नाराज हो रहे हैं, इस बात पर बहुत गुप्त बैठकें चल रही है और भी कई इसके रास्ते तलाशे जा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से भी अब कहीं न कहीं सुगबुगाहटें तेज हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने भी बड़ी भूल कर दिया मोदी को समर्थन दे करके। इस बात का एहसास अब हो रहा है जब एनालाइज कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू कि ममता बनर्जी के साथ किस तरह से छल के साथ, और न्यायपालिका भी, चुनाव आयोग भी, अधिकारी भी, ईवीएम भी, हर चीज मिला रहा, हर सबको एक रहा और खुलेआम यह चीजें हुई। ममता बनर्जी के लिए वोट चोरी की गई, डकैती की गई, इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं ममता बनर्जी लगा रही है। और जो 31 सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत ही सबूत खड़ा कर दिए हैं वहां पर, अब सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देगा, इस बात का कोई वो तो नहीं है कि वह पक्ष में फैसला देगा, इसका संभावना भी नहीं लग रहा। लेकिन उम्मीदें अब मायावती, ममता बनर्जी की भी उम्मीदें अब टूट रही है बड़ी तेजी से कि और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता हुआ उन्हें नजर नहीं आ रहा है ममता बनर्जी को, और वह बेचैन है और पार्टी सत्ता से बाहर चली गई है। उनकी पार्टी के 80 विधायक और 29 सांसद जो है उनको भी तोड़ने का प्रयास और कोशिश जारी है, ऑपरेशन लोटस जारी है। इन बातों को देख करके चंद्रबाबू नायडू खासे परेशान है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही सब फार्मूला हमारे साथ भी इस्तेमाल होगा। नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर है। इन सभी बातों को देख करके एक उनके अंदर डर सा माहौल तो है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने मोदी को जो इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने जो मोदी को एक यह झटका दिया है ना, फटकार लगाया है डिसेंट नोट दे करके, और मुंह पर जो बोला कि आपने क्या विपक्ष को रबड़ स्टाम्प समझ रखा। उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का बात नहीं किया, कांग्रेस का नहीं बात किया, पूरे विपक्ष का बात किया। कहा कि आपने विपक्ष को क्या रबड़ स्टाम्प समझा है कि आप जैसे घुमाओगे वैसे घूमेगा। आप निष्पक्ष नहीं हो और निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हो। ये पारदर्शिता होनी चाहिए, आपके काम में पारदर्शिता नहीं है। हम आपके बैठक को वॉकआउट कर रहे हैं, हम आपके बैठक में सहभागी नहीं बनेंगे, पापी नहीं बनेंगे आपकी तरह। और हम डिसेंट नोट लिख रहे हैं और डिसेंट नोट लिख करके सोशल मीडिया पे भी डाल दिया, सरकार को भी डिसेंट नोट दे दिया। यानी कि निष्पक्ष सीबीआई डायरेक्टर नहीं चुना जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन के तरफ से यह भी, मोदी ने ऐसा नहीं सोचा था कि राहुल गांधी इस तरह की बात कर देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने तो उन्हें बेइज्जत कर दिया। और है भी वो उसी लायक, ऐसा ही प्रदेश, क्योंकि वह अपनी आदतों से बाज नहीं आते और कोई भी काम उनका पारदर्शी नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत वहां पर मौजूद थे, सूर्यकांत मौजूद थे तो सूर्यकांत सेट हो गए हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि सूर्यकांत ने कैसे, जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने सहमति नहीं दी तो सूर्यकांत ने कैसे सहमति दे दी, किस बेस पर सहमति दे दी, यह सुप्रीम कोर्ट पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट दे नहीं रहा है और शक के दायरे में आ रहा है कि सेटिंग तो नहीं कर ली है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ममता बनर्जी को भी इंसाफ मिलेगा, इस बात का थोड़ा भी मतलब संतोषजनक वह उम्मीद नहीं कर सकते कि इंसाफ मिलेगा। दूसरा, एनडीए के अंदर जो बगावत चल रहा है इस वक्त,
एनडीए के अंदर बगावत तमिलनाडु से ही शुरू हुआ है। लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। खबरें अगर नहीं दिखाई जा रही हैं, खबरें नहीं बताई जा रही, इसका मतलब यह नहीं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। अगर सबसे बड़ी बगावत अंदर खाने अगर है और असमंजस वाली परिस्थिति और डर का माहौल है तो वह एनडीए में है। इंडिया से ज्यादा एनडीए के अंदर घमासान है, क्योंकि एक जगह तमिलनाडु में तो साफ दिखने को मिल गया कि 30 विधायकों ने छोड़ दिया पार्टी, तोड़ दी, पार्टी ही टूट गई। संकट में मोदी आ गए हैं, संकट में प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? वजह साफ है कि एडीएमके के जरिए ही तमिलनाडु में इनकी जमीन थी और एडीएमके खत्म होने से दिक्कतें आ जाएंगी। अब कहा जा रहा है 20 विधायकों को की सहजता जाने की बात को लेकर के, लेकिन उन लोगों ने समर्थन दे दिया है। अब 20 है या 30 रहते हैं तो फिर भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी, एडीएमके कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि दर बदल कानून लागू नहीं होगा। क्योंकि 50% से अधिक जाते हैं तो दर बदल कानून लागू नहीं होता है और इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होगी, स्पीकर की भूमिका होती है और स्पीकर विजय थलापति का है। ऐसे में एनडीए के अंदर नीतीश कुमार को लेकर के देख लिया जाए, एकनाथ शिंदे को लेकर के देख लिया जाए, चंद्रबाबू नायडू के देख लिया जाए। एकनाथ शिंदे के 7 सांसद है, 54 विधायक है उनके पास। नीतीश कुमार के पास में 85 विधायक और 12 सांसद हैं। चंद्रबाबू नायडू के पास में 16 सांसद, पवन कल्याण के पास 2 सांसद, यह 37 सांसद होते हैं। दो जगहों पर विधायकों की बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के अंदर 85 विधायक अगर साथ रहते तो बिहार सरकार संकट में आ जाती है। 54 विधायकों का समर्थन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे न दे तो संकट में आ जाती है और तीनों का मिला करके जो 37 सांसद हो रहे हैं वह अगर लोकसभा में अगर समर्थन नहीं दे तो सरकार गिर सकती है। ऐसे में बहुत दिलचस्प परिस्थिति है कि नीतीश नायडू को ही मिला ले तो 30 सांसदों की संख्या होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर उन लोगों को सताने का, तोड़ने का कोशिश होता है तो फिर वह जब एक्शन में आते हैं और जब विधायक और सांसद का मन विचलने लगता है तो फिर इस समय पीएम मोदी की बौखलाहट जो है इसके ऊपर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश नायडू की नाराजगी जो इस वक्त चल रही है वह 30 सांसदों के पलटने तक बात चली जाए। इसलिए इसको मैनेज करने का भी कहीं ना कहीं काम इस वक्त चल रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।